नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के जियनपुर थाना क्षेत्र के आखीपुर बाजार के पास एक दलित युवक के साथ बर्बरता की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से कुछ लोग बीच बाजार में बांस और रॉड से युवक की पिटाई कर रहे हैं। पीड़ित युवक बार बार मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे बचाने नहीं आया। पीड़ित युवक 28 वर्षीय हरिश्चंद्र कुमार पुत्र दानेश्वर जियनपुर थाना क्षेत्र के देउरपुर कमालपुर का निवासी है। पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में हरिश्चंद्र ने आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान उसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित भी किया गया। वायरल वीडियो एक दिन पुराना बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार हरिश्चंद्र कुमार का गांव के ही कुछ लोगों से वाद विवाद हो गया था, जिसके बाद उन लोगों ने उसे बाजार में घेरकर बुरी तरह से पीटा। इस घटना का वीडियो भी किसी ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मारपीट में घायल हरिश्चंद्र को इलाज के लिए आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में जियनपुर कोतवाली में कृष्णा चौहान, रवि चौहान, दिनेश चौहान और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने कहा कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है। मामले में आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ये दिनांक 10 अगस्त 2024 को थाना जियनपुर के आखीपुर बाजार में एक सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक व्यक्ति को 3-4 लोग मारपीट कर रहे हैं। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने को निर्देशित किया गया। इस निर्देश के क्रम में थाना जियनपुर पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है। पीड़ित व्यक्ति का मेडिकल जांच करा ली गई है। सभी साक्ष्यानुकरण की कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जाति सूचक बोला गया और घटना की वजह क्या रहा सर? देखिए, इसमें सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के अधिनियम का भी FIR में दर्ज किया गया है। और घटना का मुख्य कारण जो अभी तक जांच के आधार पर प्रकाश में आ रहा है, वो बाजार में ही कहीं कहासुनी होने के कारण, किसी बात को लेकर कहासुनी होने के कारण ये मारपीट होना प्रतीत हो रहा है। इनर व्हील क्लब ऑफ आजमगढ़ एवं रोटरी क्लब ऑफ आजमगढ़ के संयुक्त रूप से सोमवार को वेदांता नर्सिंग कॉलेज में सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिससे छात्र छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया गया। डॉक्टर विपिन यादव के द्वारा सर्वाइकल कैंसर के बारे में पूरी जानकारी दी गई। डॉक्टर विपिन यादव ने बताया कि 14 साल की उम्र में वैक्सीनेशन की उम्र बहुत अच्छी है और वैक्सीनेशन इस उम्र में ज्यादा फायदा करता है। वैक्सीनेशन के द्वारा बच्चे और बच्चियां सुरक्षित रहते हैं। वैक्सीनेशन 9 से 14 साल तक का टीकाकरण अच्छा होता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रेसिडेंट प्रिया अग्रवाल, रुचि अग्रवाल, अमित लता सिंह, पुष्पा श्रीवास्तव, रोटरी क्लब के अध्यक्ष अमरनाथ अग्रवाल, सेक्रेटरी श्रेय अग्रवाल और वेदांता कॉलेज ऑफ नर्सिंग के डायरेक्टर विशाल जायसवाल, ऋत्विक जायसवाल और प्रिंसिपल रीना जी का सहयोग सराहनीय रहा। वेदांता नर्सिंग होम में आए हैं। यहाँ पर जितनी बच्ची नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रही हैं, उन्हें हम लोग मेनली यूथ डे पर आज जो है सर्विकल कैंसर अवेयरनेस के लिए उनको जागरूक करने आए हैं कि आप सभी लोग जो हैं
ये वैक्सीनेशन करवाइए सर्विकल कैंसर से बचने के लिए। मेनली ये 9 साल से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो उन लोग को हम लोग ये भी बताएं कि आपके घर में जो आपके छोटे भाई बहन हैं या आपके पड़ोस में हैं, उन्हें भी इस पम्पलेट को आज हम लोग बांटते हैं और इस पम्पलेट के द्वारा कहें कि उन्हें घर जा कर के भी समझाइए, क्योंकि इनकी तो एज थोड़ी अधिक है। लेकिन 9 साल से 14 साल के बच्चों को अगर हम लोग वैक्सीनेशन अभी कराते हैं तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन इसके बाद करवाते हैं तो उसकी डोज बढ़ जाती है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हम लोग सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन पर आज डॉक्टर विनय यादव से हम लोग, ये महिला डॉक्टर हैं यहाँ की आजमगढ़ की, आज ये सर्विकल कैंसर पे अच्छे से पूरा डिटेल में बता रही हैं और इतने सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं सब उससे लाभान्वित हो रहे हैं। आज जो है युवा दिवस है, यूथ डे, और इसी के अंतर्गत हम लोग जो है आज वेदांता नर्सिंग होम पर आके जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए जो है लोगों को अवेयरनेस दिया जा रहा है और इसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है कि ये कितनी बड़ी बीमारी है, ये बिना बताए आती है और भव्य रूप धारण कर लेती है। तो इसके लिए आप जो है इसको आने से पहले जो है आप लोग अपना जो है वैक्सीनेशन कराएं और इससे बचाव करें। आज हम लोग यूथ डे भी मना रहे हैं और साथ में वेदांता स्कूल में अवेयरनेस सर्वाइकल कैंसर का अवेयरनेस का कार्यक्रम करा रहे हैं और इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि यह कैंसर कितना घातक हो रहा है और उसके टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे सब लोग बच्चियों के अंदर जागरूकता फैले और वो टीकाकरण करने में शर्माए नहीं। और ये बच्चियों के साथ साथ बच्चों को भी ये टीकाकरण ज़रूरी है, क्योंकि यह कैंसर बच्चों में भी फैल रहा है और बच्चों के साथ जब अगर वो युवा हो रहे हैं, उनके शादी विवाह हो रही है, तो वो पार्टनर में भी फैल जा रहा है, जिससे ये बहुत घातक है। डॉक्टर विपिन यादव जी के द्वारा हम लोग एक कैंसर पे यहाँ पे बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 9 वर्ष से के 14 वर्ष तक ये टीका बहुत ज़्यादा काम करता है, तो आप ये टीकाकरण करवाएं। और 14 वर्ष के बाद ये टीका लगता है, लेकिन मतलब विशेष वर्क नहीं करता है, लेकिन ये 14 वर्ष के आयु में जब ये टीकाकरण लगता है तो बहुत अच्छा ही वर्क करता है ये, जिससे आप सभी लोग यह टीकाकरण करवा के लगवाइए। वैक्सीनेशन की सुविधाएं हर जगह ये मिल रही हैं, कृपया आप लोग जागरूक होइए और ये सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण आप लोग करवाइए। आज ये वेदांता नर्सिंग स्कूल में सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस, प्रोटेक्शन एंड उसका किस तरह से हम लोग पहचान कर सकते हैं, उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे एक टॉक के लिए मुझे बुलाया गया था, जिसके लिए मैंने यहाँ के स्टूडेंट्स को, नर्सिंग स्टूडेंट्स को जानकारी दी। सर्वाइकल कैंसर हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा संख्या में महिलाओं को हो रहा है और इसके बचाव के लिए अब हमारे पास एक वैक्सीन आ चुकी है, जो वैक्सीन से काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। सर्विकल कैंसर बहुत ही घातक है, जो उसका एक वायरस होता है, HPV वायरस। अगर पेशेंट के अंदर वो HPV वायरस चला जाता है तो वो 8-10 सालों तक पड़ा रहता है और उसके बाद वो उभर के आता है। उस वक्त मरीज की एज जो होती है वो 30 साल के ऊपर होती है। कैंसर क्योंकि शुरुआती स्टेज में कोई भी कैंसर पकड़ में नहीं आता है और जब तक वो पकड़ में आता है तब तक लेट हो चुका होता है, उस वक्त इलाज बहुत मुश्किल होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं की खुलेआम हो रही हत्या को लेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क में बैठक कर सभी हिंदू जनमानस की सहमति से कलेक्ट्रेट चौराहे पर बांग्लादेश का पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया गया। हरिवंश मिश्रा ने कहा, बांग्लादेश में रह रहे हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को चिन्हित कर खुलेआम हत्या की जा रही है। दुर्दांत बांग्लादेशियों द्वारा हमारी बहन बेटियों माताओं का बलात्कार कर हत्या की जा रही है। पुरुषों महिलाओं को मार कर फांसी पर लटकाना और मृत शवों को रोड पर घसीटा जा रहा है, जिसका वीडियो भी बनाकर बांग्लादेशी कुत्तों द्वारा सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है।
हमारा हिंदू समाज सहनशील है, लेकिन उनके कृत्य को देखकर हिंदू समाज का सब्र का बांध टूट रहा है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री कठोर कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश में हिंदू समाज की निर्मम हत्या होने को संज्ञान में लेते हुए बांग्लादेशी सरकार को खुली चेतावनी दे कि अगर हिंदुओं की हत्या में सम्मिलित लोगों को वीडियो के माध्यम से चिन्हित कर फांसी पर लटकाने का काम करें और हिंदू समाज को कड़ी सुरक्षा प्रदान करें। भाजपा जिला महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा मिथिलेश चौरसिया ने कहा, बांग्लादेशियों द्वारा हजारों की संख्या में अभी तक हिंदुओं की हत्या की गई है और हजारों हिंदू भाइयों को खुलेआम हत्या की धमकी डरा धमका कर जबरन धर्म परिवर्तन खुलेआम कराया जा रहा है। हमारे देश प्रदेश जिले में भारी संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या फर्जी आधार कार्ड बनवाकर रेलवे स्टेशन, ओवर ब्रिज, मंदिरों के आसपास भीख मांग कर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। जिला प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करे। पुतला दहन करने वालों में शमशेर सिंह, संजीव सिंह, बच्चा रामनिवास सिंह, शिवकुमार मौर्य, राजेश विश्वकर्मा, अश्वनी मिश्रा, अभिषेक पांडे, हरेंद्र चौहान, रमेश मधुकर, राम प्रताप सिंह, मोनू, हरकेश, राजभर, शोभित श्रीवास्तव भारी संख्या में हिंदू जनमानस उपस्थित रहे। विषय है कि हमारे देश में आप देख लीजिए जगह जगह पर सबको शरण देने की पद्धति है, कहीं कोई अपमान हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जिस हिसाब से हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को भगाया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब हम लोगों ने भी एक निर्णय लिया है, आज पुतला सांकेतिक बांग्लादेश का पुतला दहन करके, कि यहाँ पर जिस हिसाब से रोहिंग्या और बांग्लादेशी फर्जी आधार कार्ड बनवा करके रह रहे हैं और यहाँ का प्रशासन मूक दर्शन करके देख रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने चिन्हित किया है और कुछ स्थानों पर चिन्हित किया है। अगर प्रशासन उनको नहीं हटाएगा तो हमारा प्रशासन, जो हम लोगों का प्रशासन मतलब हम लोगों का संगठन और जो हमारे हिंदू समाज है, उन सबको यहाँ से भगाने का काम अब किया जाएगा। क्योंकि अब ये बर्दाश्त नहीं है कि जब हम सम्मान करेंगे तो हमारा हिंदुओं का सम्मान हर देश में होना चाहिए। लेकिन हर देश में किस तरीके से हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि जिस हिसाब से हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे माताओं के साथ, हमारे बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ तक कि अपनी जान बचाने के लिए अगर नदी में कूद रहे हैं तो पत्थर मार करके उनको वहीं पे डुबाने का काम किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। हर जगह हम लोग देख रहे हैं। आप देख लीजिए रेलवे स्टेशन पर, आप देख लीजिए बस स्टेशन पर, ये लोग शरण ले करके कि हमारे ही देश में खा रहे हैं और हमारे ही बहन बेटियों से लब जिहाद कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अब हम सब इस पे पूरी मूड में आ गए हैं कि जहां जहां है प्रशासन को सब पता है। अगर प्रशासन यहाँ का निचले स्तर पर कार्रवाई नहीं करेगा तो हम लोग अब इस पे कार्रवाई करने के लिए सरकार आपकी है तो फिर भाई साहब, पहले मैं हिंदू हूँ, सरकार क्या कर रही है? मैं पहले हिंदू हूँ और मैं आपको बता दूं, हिंदुओं पर अत्याचार जब होगा तो मैं आगे आकर के मैं अपने समाज के साथ रोहिंग्या और बांग्लादेशी होंगे आजमगढ़ में आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आप ये भी देखना चाहिए, संख्या में है। ये भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ गद्दार भी हैं। जो गद्दार कहाँ हैं आप देख लीजिए, तकिया पे उठा करके, आप देख लीजिए मुबारकपुर उठा करके, आप देख लीजिए सरायमीर उठा करके। सरकार तो अपना कार्य कर ही रही है, सरकार कहाँ काम नहीं कर रही है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे निचले स्तर तक काम होना चाहिए, अगर वो नहीं करेंगे तो सरकार बैठे क्या करेगी? को आपने संज्ञान में डाला है कि प्रशासन को मैंने संज्ञान में 1-2 दिन पहले ही डाल दिया था कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो बैठक करके हम लोग पुतला दहन करेंगे। हम लोगों ने सरकार को यहाँ के प्रशासन को बताया था। लेकिन अगर प्रशासन कोई कार्रवाई की होती तो आप लोगों ने उसको उठाया होता, नहीं की। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं कि हिंदुओं पर अपमान और हिंदुओं पर जितना भी जिस हिसाब से प्रताड़ित किया जा रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार भी संज्ञान ले रही है क्योंकि पूज्य महाराज जी ने लगातार इस पर बयान दे रहे हैं। तो इसलिए हम सब सरकार को कुछ नहीं कहेंगे कि सरकार अपना काम कर रही है। सावन महीने में एक खास ऊर्जा होती है, चारों दिशाओं में हरियाली मन को आनंदित कर देती है। इसी को जीवंत करने के लिए नारी शक्ति संस्थान की ओर से नारी शक्ति सावन उत्सव का आयोजन नगर के रोडवेज स्थित होटल के हॉल में किया गया।
सावन के उत्सव में महिलाओं को सराबोर करने के लिए संस्थान द्वारा हरियाली युक्त माहौल तैयार कर कजरी गीत के बीच झूला आदि का प्रबंध किया गया था। सावन के बयार में हर किसी का पैर कजरी गीतों पर थिरकने लगा। सावन उत्सव में सावन सुंदरी एवं मेहंदी प्रतियोगिता सभी के आकर्षक का केंद्र रही। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर नेहा दुबे ने कहा कि कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के पारंपरिक उत्सवों के संरक्षण एवं उसके विकास के लिए समर्पित है। आज आधुनिकता के दौर में हमारे पारंपरिक उत्सव कजरी आदि विलुप्त होने की कगार पर है। पहले गांव से लेकर शहर तक कजरी गीत सावन में सुनाई पड़ते थे, लेकिन आज इन गीतों का अभाव सा हो गया है और उसको गाने वाले भी कम हो गए हैं। ऐसे कार्यक्रमों से इनके प्रचार प्रसार में मदद मिलती है। ऐसे आयोजन के लिए संस्थान अनवरत प्रयास करती रहेगी। नारी शक्ति संस्था की सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने कहा कि उत्सव हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। बदलते परिवेश में बहुत कुछ रीति रिवाजों को आज बचाने की जरूरत है। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए संस्थान प्रयासरत है ताकि पारंपरिक उत्सव कजरी आदि का संरक्षण एवं संवर्धन हो सके। विजेताओं के नाम की घोषणा करते हुए सचिव डॉक्टर तिवारी ने बताया कि सावन सुंदरी में पूर्णिमा उपाध्याय एवं मेहंदी प्रतियोगिता में अनिता श्रीवास्तव प्रथम, लक्ष्मी कश्यप द्वितीय एवं अनामिका प्रजापति तृतीय स्थान पर विजयी रहीं। खेल प्रतियोगिता में आशा जी विजयी रहीं। रिंकी प्रशांत एवं उनकी साथी टीम सुधा तिवारी, पूनम यशपाल सिंह, अनुपमा आर तिवारी और प्रतिभा पाठक द्वारा कजरी गीत लेके जानकी को संग घर से निकले लखन, बन में छोड़ आए सुधिया विसारी पिया, अरे रामा सरयू किनारे दोनों भैया, मांग रहे नैया ये हरी, ओ राधा रानी येसी रूठी, झूला झूले न झूलन दे आदि की जानदार प्रस्तुति पर महिलाएं झूमती नजर आई। निर्णायक मंडल में डॉक्टर प्रमिला मौर्य, डॉक्टर यास्मीन बानो, डॉक्टर नम्रता राय रही। आगंतुकों के प्रति अध्यक्षीय आभार विदुषी अस्थाना ने जताया। संचालन अंशु अस्थाना ने किया। इस अवसर पर नारी शक्ति संस्थान की सभी संरक्षक, पदाधिकारी एवं सदस्यगण मौजूद रही। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत जियनपुर में स्थित कोयरिया पोखरे के निर्माण कार्य में लाखों के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। स्थानीय निवासी निहाल मेहदी ने नगर पंचायत के अधिकारियों और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पोखरे के निर्माण कार्य के लिए लगभग 47 लाख रुपए स्वीकृति हुआ था। नगर पंचायत के अधिकारियों की लापरवाही के चलते ठेकेदार ने जो भी निर्माण कार्य कराया है वह मानक के अनुरूप नहीं है। 10 दिनों की बारिश में ही पोखरा जगह जगह से टूटकर बैठ गया है, जिसकी जांच करने नगर पंचायत का आज तक कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं आया। ठेकेदार अपनी मनमर्जी से काम करके चला गया, जिसका नतीजा यह है कि इस बारिश में पूरा पोखरा बैठ गया। लगभग 10 बिस्वा में यह पोखरा बना है।
चारों तरफ पिलर खड़ा करके सीढ़ी बना दी गई है। यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मौके पर दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन करते हुए मांग किया कि इस मामले को उच्चाधिकारी संज्ञान में लेकर जो भी दोषी हो उस पर कार्यवाही की जाए। वहीं इस मामले में जियनपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव ने बताया कि पोखरा निर्माण कार्य का 47 लाख नहीं बल्कि 26 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसकी अभी तक पेमेंट भी नहीं हुई है। हमने इसको रोक रखा है और निर्देश दिया है कि जब तक उच्च क्वालिटी का गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होगा तक कोई भी पेमेंट पास नहीं किया जाएगा। मामला ये है कि नगर पंचायत जियनपुर में, हमारे नगर पंचायत में लगभग 47 लाख की लागत से एक धन स्वीकृत हुआ था, जिसमें एक पोखरे का निर्माण कराना था। कोयरिया पोखरा प्रसिद्ध पोखरा है, ऐतिहासिक पोखरा है। इसका जिस ठेकेदार को ये काम दिया गया, ये नगर पंचायत कार्यालय की ढिलवाई कह लीजिए या उन लोगों का जो भी कह लीजिए, कार्य करने की जो उनका वो है, ये पोखरा इसमें काम इतना थर्ड क्लास हुआ है कि अभी 10 दिन की बारिश में ये पूरा पोखरा बैठ गया और इसको कोई इंस्पेक्शन करने नहीं आया, कोई कुछ करने नहीं आया, न ईओ साहब, न कोई जिम्मेदार आदमी आया नहीं, और ठेकेदार अपनी मनमस्ती से, अपनी मन मर्जी से काम करके चला गया। और जिसका खामियाजा ये है कि अभी 10 दिन हुआ, आज कितने 10-15 दिन से बारिश लगातार हो रही है और पहली बारिश में ही ये पूरा पोखरा बैठ गया। और काम की ये क्वालिटी है कि 3 जरीब लंबा और 2 जरीब चौड़ा ये पोखरा, लगभग 10 बिस्से में ये पोखरा बना है। चारों तरफ उसने पिलर खड़ा कर दिया है, उसके बाद इसने सीढ़ी बना दिया है। ये बिल्कुल पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा मानना है, मेरा ये निवेदन है कि प्रशासन इस पर संज्ञान ले, एसडीएम साहब इस पर संज्ञान ले, डीएम साहब इस पर संज्ञान ले और इसकी जांच करवाई जाए और इसमें संलिप्त जो लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, इस पूरे फर्जीवाड़े में जितने लोग भी संलिप्त हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 47 लाख का है, ये 26 लाख रुपए का है और जो कह रहा है पहले वो पता कर ले कि कितना है। कोई जानकारी बगैर इतना नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए हमने उस पे जो भी मतलब अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ उसका, पेमेंट जब तक सही नहीं होगा, उच्च क्वालिटी से नहीं बनेगा, कोई पेमेंट नहीं होगा। जो आरोप लगा रहे हैं पहले, इसीलिए हम देख रहे थे बारिश और वो हो जाए, पेमेंट नहीं किए हैं, आज न करेंगे। हमारे यहाँ जो भी काम होगा अच्छी गुणवत्ता और वो उसके साथ ही तब हम पेमेंट करेंगे, नहीं तो कोई हमारा पेमेंट नहीं होगा। सावन के चौथे सोमवार पर सभी मंदिरों व शिवालयों में भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर के शिवलिंग पर दूध से जलाभिषेक किया। इसी के साथ ही भांग, धतूरा, बेलपत्र, फूल, माला के साथ पूजन अर्चन कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। भीड़ के चलते सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए थे। सावन के चौथे सोमवार पर भंवरनाथ स्थित प्राचीन शिव मंदिर सहित शहर के शिवालयों में शिव भक्तों का मेला देखने को मिला। भोर से ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचने लगे। जलाभिषेक के लिए शहर से लेकर गांव तक के शिव मंदिरों में भक्तों की कतार देखने को मिली। हर एक शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। भोले भक्तों ने भगवान शिव का दूध व जल से अभिषेक कर मंगल कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में हर हर महादेव का उच्चघोष गूंजता रहा। चलो भैया आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ले लो, वही ले लो। चलो बस हो गया।
गौरतलब है कि शिव भक्तों के लिए सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। यह महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है, इसलिए इस महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना कर मांगी जाने वाली सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। अरे भोले बाबा की दया है, मालिक की दया। सोमवार का बहुत महत्व होता है, शंकर भगवान का दिन है, सोमवार का बहुत भविष्य है। इसे भोले बाबा परिक्रमा में पूरा पूजा पाठ किया जाता है, शंकर भगवान की पूजा की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आदमी आते हैं दर्शन करने के लिए। महत्वपूर्ण है सोमवार का दिन शंकर भगवान के लिए। आज के दिन घर घर में सुख शांति के लिए रुद्राभिषेक कराया जाता है। भगवान को बेलपत्र, धतूर, भांग, कनेर का फूल सब चीज़ चढ़ाया जाता है। दूध, दही, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है जी। अरे यहाँ जो मांगता है आदमी वो मिल जाता है, बहुत ज़्यादा होती है। आजमगढ़ के सिधारी स्थित श्री गौरी शंकर मंदिर में आचार्य पंडित अजय भारद्वाज ने बताया, कहते हुए कि ऋग्वेद में वृषभदेव का वर्णन मिलता है, जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ कहलाते हैं। माना जाता है कि शिव के बाद मूलत उन्हीं से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। फिर भी यह शोध का विषय है। शैव, शाक्तों के धर्म ग्रंथों में शिव परंपरा का उल्लेख मिलता है। भारत के चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत की रक्ष और आदिवासी जाति के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। पालन करेंगे तो गौ माता दूध देगी, गौ माता ब्याहेगी और गौ माता के दूध दही दही का मंथन करेंगे और दही मंथन करने के बाद माखन निकलेगा। माखन से जो है घी की प्राप्ति होगी और घी से जो है हवन होगा। क्या करेंगे? ओम प्रजापतये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, रुद्राय स्वाहा। ऐसे ही और उस हवन यज्ञ करने से महाराज, चाहे वो गौतम ऋषि हो चाहे कोई भी ऋषि हो, हवन यज्ञ करने से जो भी हम लोग ये हवन करते हैं, ऋषि मुनि हो, देवता हो, मनुष्य हो, उस हवन चाहे पूजा चाहे नारायण भगवान की हो, पूजा चाहे भगवान विष्णु की हो, चाहे शंकर की हो, दुर्गा की हो, किसी भी 33 करोड़ देवी देवताओं में किसी भी देवता का हवन पूजन जाप पाठ पूजा हो, हवन के माध्यम से हवन का अधिष्ठाता देवता भगवान नारायण ही होते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री शिव महापुराण भगवान। ये गौतम ऋषि महाराज वहाँ पर वे ज्योतिर्लिंग की खेती करते हैं। महाराज, इन ऋषि मुनियों ने सोचा किस कारण से जो है गौतम ऋषि को नीचा दिखाया जाए। गणेश भगवान का आह्वान किया और गणेश भगवान का आह्वान करने पर गणेश भगवान से वचन लेके, महाराज हमारा कार्य सिद्ध कीजिए। गणेश जी ने कहा, महाराज जरूर, हम तो विघ्न हरता है, आपका कार्य जरूर करेंगे। कहते महाराज वचन दो। गणेश जी ने कहा, देखो भाई, जब तक कार्य समझ में नहीं आया तब तक पहले बिना समझ के कार्य जो है वचन कैसे देंगे? नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है, आप वचन दीजिए, हम आपका कार्य करें। गणेश जी ने वचन दिए। वचन देने के बाद जो है गणेश महाराज जिसे साधु संत कहते हैं, जो गौतम ऋषि के पक्षी साधु संत हैं, कहते महाराज इस गणेश ने जो है, इस गणेश को किस प्रकार नीचा दिखाया जाए, ऐसा कार्य करना है। गणेश जी ने बोला, महाराज तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? गणेश जी गौतम ऋषि को नीचा दिखाने में आपकी क्या भलाई है? कि नहीं महाराज, हमारा अपना घर गाँव का मामला है, हम आपकी प्रार्थना इसलिए करते हैं गणेश का जो उपयोग न हो जाए गौतम ऋषि का। गणेश जी ने कहा, देखो आपने हमसे शर्त रखी है कि एक शर्त हम भी मानते हैं कि वचन अगर हार जाएंगे वचन झूठा हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे? हम ये कह रहे हैं कि आप हमसे, गणेश जी ने कहा, ये साधु संतों, आप हमसे पाप कर्म करवा रहे हैं, इसलिए इसका जो पाप और पुण्य होगा उसका जो आप लोग ही भागी होंगे। तो शंकर भगवान। इस अवसर पर कुसुम लता सिंह, बॉबी सिंह रेडा,
प्रकृति सिंह, सुश्री पुन्नू सिंह रेडा, रॉबी सिंह रेडा, नायक यादव, विश्वजीत सिंह, अध्यक्ष नरसिंह यादव आदि मौजूद थे। नमः। मैं श्रीमती कुसुमलता सिंह, मुख्य ट्रस्टी, श्री इच्छापूर्ति गौरी शंकर मंदिर ट्रस्ट सिधारी आजमगढ़। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावण मास की कथा आरंभ होने जा रही है। श्री गौरी शंकर मंदिर पर कथा श्री अजय भरद्वाज पैनुली जी द्वारा बद्रीनाथ के पंडित जी द्वारा कही जाएगी। मैं अपने जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगर निवासियों से ये अनुरोध करती हूँ कि आप भारी से भारी मात्रा में आइए और शिव की कथा का आनंद लीजिए और कथा का आनंद लेते हुए शिवमय होइए। 19 अगस्त रक्षाबंधन के शुभ पर्व पर कथा का विश्राम किया जाएगा और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। ये भव्य भंडारा सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। सभी क्षेत्रवासियों, नगर निवासियों से अनुरोध है कि इस शिव भंडारे के प्रसाद को आप ग्रहण कीजिए। भोले का प्रसाद लेकर के शिव कृपा को प्राप्त होइए, धन्य होइए, शिवमय होइए और एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। भोले को एक लोटा जल आप सभी से अनुरोध है जरूर चढ़ाएं और शिव कृपा को प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में दिनांक 13 से 15 अगस्त 2024 तक हर घर तिरंगा अभियान मनाए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि दिनांक 13 से 15 अगस्त 2024 तक हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सभी पोलों को, सड़क के किनारे पेड़ों को तिरंगा रंग की लाइटनिंग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के दौरान सभी पार्कों, महापुरुषों की मूर्तियां, सभी चौराहों की साफ सफाई, पेंटिंग एवं लाइटनिंग करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी तथा सभी वीडियो एवं जिला विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी को अपने विभाग से संबंधित सभी भवनों एवं स्कूलों की साफ सफाई करते हुए तिरंगा झंडा फहराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान 2022 व 2023 का भव्यपूर्ण सफल आयोजन की तरह ही समस्त विभाग इन अभियानों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों की तरह हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त आवासित घरों, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों एवं समस्त शिक्षण संस्थानों पर तिरंगा फहराते हुए कीर्तिमान स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के घर में सुरक्षित झंडों को इस वर्ष पुनः 13-15 अगस्त 2024 के मध्य संचालित हर घर तिरंगा अभियान में उपयोग में लाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि झंडों को पुनः उपयोग में लाने हेतु झंडा संहिता का अनुपालन करते हुए हर घर तिरंगा की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है। इसी के दृष्टिगत पुनः दिनांक 13 से 15 अगस्त 2024 के मध्य संपूर्ण देश में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विगत वर्ष की भांति हर घर तिरंगा अभियान हेतु झंडों की अतिरिक्त आवश्यकता की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा झंडों का उत्पादन किया जाए एवं शहरी क्षेत्रों में झंडों की आपूर्ति हेतु झंडों का उत्पादन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में झंडा उत्पादन के लिए एनजीओ, लघु उद्योगों, खादी एवं ग्रामोद्योग, निजी सिलाई केंद्र एवं अन्य उत्पादनकर्ताओं को सक्रिय करते हुए झंडों का उत्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य हथकरघा निगम के पास उपलब्ध झंडों की आपूर्ति नगर विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जेम पोर्टल ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर उपलब्ध झंडों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए आम जनमानस को प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि राशन की दुकानों, पेट्रोल पंपों, घरेलू गैस विक्रय केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, तहसील विकास खंड कार्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, जन सुविधा केंद्रों आदि में झंडों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि दिनांक 13 से 15 अगस्त 2024 तक आम जनमानस को अपने अपने घरों, कार्यालयों,
वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक प्रतिष्ठानों, आंगनबाड़ी केंद्रों, अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में FM रेडियो चैनल, स्थानीय केबल नेटवर्क, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टोल प्लाजा, बस स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कर झंडा फहराने हेतु प्रेरित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान खादी से निर्मित ध्वज का ही आरोहण करेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा खादी से निर्मित ध्वजों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। समस्त विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय समितियों के साथ बैठक कर तिरंगा अपने प्रतिष्ठानों में CSR संसाधनों के माध्यम से क्रय कर फहराए जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्रियाशील रहें। दिनांक 13 से 15 अगस्त 2024 के मध्य झंडा गीत, राष्ट्रीय गीतों के साथ ही साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में सूचनाओं का प्रसारण होता रहे। दिनांक 13 से 15 अगस्त 2024 के मध्य शहीद स्मारकों पर राष्ट्रधुन के साथ पुलिस PAC बैंड का वादन किया जाए। दिनांक 13 से 15 अगस्त 2024 तक समस्त सरकारी भवनों पर तिरंगा लाइटिंग कराई जाए। जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े समस्त स्थलों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए एवं साइनेज भी लगवाए जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि समस्त शिक्षण संस्थाओं में हर घर तिरंगा से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उक्त आयोजन के संबंध में शासन से निर्गत आदेशों का प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, अपर जिला अधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, DIOS सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।